आज इंटरनेट सिर्फ आधे अधूरे सच और पूरे झूठ में डूबा हुआ है। किसी के पास गहराई से सोचने का या शांति से सुनने का वक्त ही नहीं है। हम एक ऐसा शांत कोना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नोप, नॉट योर ऑर्डिनरी पॉडकास्ट फॉर एंटरटेनमेंट। तो मेरा पहला ही सवाल आपसे ये है कि इंटरनेट को इंडिया में अब 30 साल हो रहे हैं, तो इंडिया का रिलेशनशिप इंटरनेट से क्या रहा है और अभी क्या है? देखो कुणाल, इंटरनेट जब शुरू में आया था बहुत कम लोगों के पास था। तो जितनी भी सरकारें आई उनका पहला तो यही अटेम्प्ट था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंटरनेट मिले। और इसमें कुछ तकनीकी चीज़ें भी चेंज हुई सालों के थ्रू। पहले तो लाइन्ड इंटरनेट ही आता था, मॉडेम लगाना पड़ता था। और जब स्मार्टफोन आया और 3G फिर 4G और अब 5G आया है तो काफ़ी इंटरनेट पेनिट्रेशन हुई है। तो अगर आप देखिए 2014 का साल करीबन 80 से 90 मिलियन लोग कनेक्टेड थे और अब वो अगर देखें तो अबाउट 900 मिलियन इट्स रीच टू दैट स्टेज। मतलब तो इंटरनेट पेनिट्रेशन ग्रो हुई है, पर उसमें जो बदलाव आए हैं अगर हमें समझना चाहिए, ऐसे भी समझना चाहिए जैसे मेरी आयु करीबन 41 42 है। काफ़ी जो मिलीनियल्स हैं, हमने जब इंटरनेट पहले एक्सपीरियंस किया था, जब अगर हम वो प्रिविलेज सेट में थे जिनके पास फर्स्ट एक्सेस था, हम 30 से 40 वेबसाइट पे जाते थे। हम गूगल, याहू, दूसरे सर्च इंजन यूज़ करते थे, इंडिपेंडेंट वेबसाइटों पे जाते थे काफ़ी तर। तो ज़्यादातर हमारा समय उस पे बीतता था। आज के डेट पे जो इंटरनेट यूसेज जैसे जा रही है, वो लोग ज़्यादातर 3 से 4 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं या ऐप के थ्रू वो यूज़ करते हैं। तो इंटरनेट एक नॉलेज फंक्शन के बहुत आगे जा चुका है। वो हमारी ज़िंदगी से ऐसे जुड़ चुका है जैसे अगर हमें अपने बैंक के खाते चेक करने हैं, उसमें कुछ ट्रांजैक्शन करनी है। या हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इंटरनेट को इसके लिए भी एक्सेस करता है कि उसे सरकार से सर्विसेज मिल पाएँ। मतलब बहुत सारी जो लोग होते हैं वो सब्सिडीज़, एंटाइटलमेंट्स पे होते हैं, तो उसमें जो डिजिटल डेटा इधर से उधर जाता है, वो सरकार से जो बातें करना चाहते हैं, सरकार से जो भी पाना चाहते हैं, वो इंटरनेट के द्वारा किया जा रहा है। तो मैं कहूँगा हमारा ज़िंदगी का एक बहुत महत्व हिस्सा इंटरनेट बन गया है। और इंटरनेट के बिना अगर आज की डेट पे कोई ज़िंदगी अपना काटना चाहे, काट तो सकता है, पर वो एक ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजरेगी। बिकॉज़ इलेक्ट्रिसिटी बिल से लेके सब कुछ ही, बैंकिंग से लेके सब सब कुछ। कुछ इंटरनेट से जुड़ गया है। मतलब आप सोचिए, जब कोविड था तो उन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया था कोविड। और अगर आपकी एज रेंज 18 टू 38 के बीच में थी तो कुछ समय के लिए आपको वैक्सीन तभी मिलती थी अगर आप कोविन पे जाके अपने मोबाइल नंबर के थ्रू एक OTP जनरेट करके एक स्लॉट बुक करते थे। मतलब आप सोचिए कि एक अपनी जान बचाने के लिए आपको इंटरनेट का सहारा लेना पड़ रहा था। और उससे इतनी दिक्कतें आई लोगों के लिए, क्योंकि हमारे देश में ये स्टडीज शो करती हैं कि कभी-कभी एक व्यक्ति के पास 4 से 5 कनेक्शन होते हैं और कभी-कभी एक पूरे परिवार के पास भी एक कनेक्शन नहीं होता। और ये स्टडीज बार-बार ये दिखा रही है कि ज़्यादा पुरुषों के पास इंटरनेट कनेक्शन है और महिलाओं के पास नहीं है। तो अब अगर आप उसको एक मतलब अपना जीवन बचाने वाली वैक्सीन से जोड़ लें, जब कोविड चल रहा है, तो उसमें क्या होगा? यही होगा कि हमारी जो समाज के लोग हैं, जिनके जो अंग्रेजी बोल सकते हैं, जिनके पास 2 से 3 कनेक्शन हैं, वो ये स्लॉट बुक कर पाएंगे फटाफट। और वो अगर स्लॉट बुक कर पाएंगे, स्टडीज अब ये शो कर रही हैं, रिग्रेशन एनालिसिस में दिखाया है कि ज़्यादातर वैक्सीन जिन्होंने ली वो हमारे शहरों में रह रहे थे, ज़्यादातर मर्द थे, तो उन्हीं की जानें बचेंगी। तो हमें इस तरीके से समझना चाहिए कि इंटरनेट अगर किसी के पास ये नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो ये वीडियो नहीं देख सकता या नेटफ्लिक्स या IPL का मैच नहीं देख सकता। वो अपना जीवन जीने में उसको काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं। पर जैसे हम कहें, फिर जो डिजिटल इंडिया जो कह रहे हैं लोग, उसका क्या प्रॉमिस था और वो प्रॉमिस पे हम कहाँ हैं अब तक?
देखिए, डिजिटल इंडिया का जो घोषणा करी थी प्रधानमंत्री ने, उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में 2014 में करी थी। करीबन मेरे हिसाब से मई में उनकी वो सत्ता में आए थे और जून जुलाई में उन्होंने कुछ ऐसे दावे किए थे कि डिजिटल इंडिया, इंडिया पूरा डिजिटल होने वाला है। पर ये हमारे प्रधानमंत्री के बारे में हमने बहुत बारी देखा है कि उन्होंने काफ़ी बारी जो सरकारी स्कीमें थी उन्हीं को कंटिन्यू करके रीपैकेज और रीब्रांड किया है। ऐसा नहीं था 2014 के पहले कि सरकारें नहीं चाहती थी कि आम व्यक्तियों को, सिर्फ कॉर्पोरेट संस्थानों को या जिनके पास बहुत पैसा है उन्हें ही इंटरनेट मिले। पर 2014 में जब उन्होंने इसका ऐलान किया, उन्होंने इसका ऐलान अपने मंत्री के साथ किया, रविशंकर प्रसाद, और एक स्टेज पे ज़्यादातर निजी कंपनियां थी जो टेक्नोलॉजी सेक्टर से थी। और उन्होंने ये ऐलान करने के बाद वो सिलिकॉन वैली की ट्रिप पे गए जिनमें उन्होंने ज़्यादातर बड़े बड़े टेक्नोलॉजी सीईओ से मिले। वो मार्क जकरबर्ग से मिले, एडोब के सीईओ, मेरे हिसाब से सुंदर पिचाई जी से भी मिले। और उधर उन्होंने ये घोषणा करी कि देशों में जो शक्ति पहले आती थी वो संविधान से आती थी और अब वो शक्ति टेक्नोलॉजी से आएगी। ये उनकी एक्सप्रेस स्पीच है। He had an implicit belief in the emancipatory promise of technology। मतलब हमारा देश इतना पिछड़ा इसके लिए रह गया कि हम टेक्नोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए, और ये सही तरीके से हम आगे तभी जा पाएंगे जब देशवासियों के पास इंटरनेट तो होगा, पर उस पे सारी सर्विसेज जो आएंगी, जो सारी निजी इन्वेस्टमेंट होएगी, वो इन बड़ी प्राइवेट कंपनियों से आएगी। और मैं चाहता हूं कि अगर लोग जाके बस 2014 की वो स्पीचें देख ले, उस मतलब लोग याद करें कि जब उनको याद भी आ जाएगा, मोदी जी जब जकरबर्ग से मिले वो रोए थे, अपनी माँ के बारे में बात करी थी। वो वही ट्रिप थी जिसके अंदर उन्होंने डिजिटल इंडिया की घोषणा करी थी। और देखिए, डिजिटल इंडिया में उन्होंने यही बोला था ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी संस्थाएं पूरी तरह डिजिटल हो जाएंगी, क्योंकि लोगों को मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूँ, उन्होंने कहा था लिमिटेड गवर्नमेंट होगी हमारी, हम आपकी जिंदगियों में नहीं घुसेंगे, क्योंकि सरकारें पहले ये काम करती थी, लोगों को पसंद नहीं किया। हम एक बिल्कुल एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट देंगे, पारदर्शी गवर्नमेंट देंगे, जिसमें आपको सही तरीके से सब कुछ दिखे कि हम कैसे कोई आपको इंटाइटलमेंट दे रहे हैं, और आपका जिंदगी अच्छी हो जाएगी टेक्नोलॉजी के थ्रू, अच्छे दिन आने वाले हैं, ये बोला था उन्होंने। और आज की डेट पर अगर हम देखें, एक दावा तो उनका, अब मैं मानूंगा शायद सरकार के वजह से या चीप डेटा या निजी कंपनियों की वजह से सही निकला है। मतलब उस समय पे 80 से 90 मिलियन अगर लोग कनेक्टेड थे, 80 से 90 मिलियन कनेक्शन थे, लोग कनेक्टेड नहीं थे, वो दो अलग चीजें होती हैं। करेक्ट। हाँ, पर अगर अब 800 से 900 मिलियन कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन इंडिया में हो गए हैं, वो दिखाता है कि काफ़ी लोगों जिनके पास इंटरनेट पहले नहीं था वो अब आ गया। पर इंटरनेट अगर आ गया है, क्या उससे हमें ये पता लग रहा है कि लोगों की ज़िंदगी अच्छी हो गई है, अच्छे दिन क्या आ गए हैं? और मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है आज की दुनिया में। हाँ, मतलब पर जैसे आप बोल रहे हैं इंटरनेट का पेनिट्रेशन बड़ा है, हाँ, किस तरह से, पर वो इंटरनेट का यूजेज जैसे आपने कहा कि एक टाइम पे हम 40 वेबसाइट पे जाते थे, रेडिफ होता था, मेटा कैफ़े होता था, या जो भी गेमिंग वेबसाइट्स होती थी। ब्लॉग खोलते थे हम। हाँ, ब्लॉग्स होते थे। तो अभी जिनको इंटरनेट मिल रहा है उनका इंटरनेट एक्सपीरियंस क्या है? उनका इंटरनेट एक्सपीरियंस सबसे पहले तभी है पूरी तरह जब उनके पास वो एबिलिटी है डिवाइस आने की अपने हाथ में। सबसे पहली चीज़ हमें ये समझनी चाहिए कि अगर आपका कनेक्शन बहुत चीप मिल रहा है और सरकार बोल रही है कि इंडिया में सबसे चीप डेटा मिलता है, आप जीबी पे जीबी खाते जाइए और आपको कुछ ऐसा, आप पे कोई बहुत बड़ा बिल नहीं आ रहा, और पहले इतना बड़ा बिल आता था, आपको फिर भी तो स्मार्टफोन खरीदना पड़ रहा है। और अगर आपको 4G या 5G का कनेक्शन सही तरीके से इस्तेमाल करना है, आपको वीडियो स्ट्रीमिंग करनी है, या आपको जूम कॉल करनी है, या गूगल मीट कॉल करनी है, आपको स्मार्टफोन जिसमें कैमरा है वो तो खरीदना पड़ेगा। चीपेस्ट डिवाइस मेरे हिसाब से 8,000 से 10,000 तक होगा जो सही तरीके से ये सब कर पाए। ठीक है, सबके पास जेब में 8 से 10,000 रुपये तो है नहीं एक महीने में। और अगर किसी परिवार में है और उन्होंने एक स्मार्टफोन खरीद लिया, तो उसमें सबसे पहले जो पुरुष है, जो वो है, वो अपने पास रखेगा, काम के लिए रखेगा। तो द phone will be essentially used within the existing structural inequalities of Indian society।
तो जो लोग आगे बढ़ सकते हैं इंटरनेट के इस्तेमाल से, वो और आगे बढ़ेंगे। तो दिल्ली में अगर आप देखें, TRAI का डेटा शो करता है जो रिकॉर्डेड पॉपुलेशन है, हर एक व्यक्ति के लिए करीबन 3 कनेक्शन है। और अगर आप बिहार देखें तो उसमें हर एक व्यक्ति के लिए 0.75 या 0.6 कनेक्शन है। तो ये खुद दर्शा रहा है कि कितनी रीजनल डिस्पैरिटी है इंटरनेट एक्सेस में। और मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं कुणाल, बहुत लोग जो सरकार की तरफ से बोलेंगे चलो अपार, आप तो पसंद नहीं करते सरकार को, पर आप आंकड़ों से तो ये मानेंगे ना, डेटा से तो ये मानेंगे ना कि उन्होंने इतनी टेलीकनेक्टिविटी फैला दी। आप उन्हें क्रेडिट नहीं दे रहे, पर उन्होंने फैला दी। मैं कहूँगा अगर आप पिछले 2 साल देखिए, वो जो आंकड़ा है 900 मिलियन, वो आगे ही नहीं बढ़ रहा। और सरकार ये मान नहीं रही कि हम अटक गए हैं कहीं। और ये डिजिटल डिवाइड, जिसमें ज्यादातर लोगों के पास जो गांव में है, उनके पास, सबके पास तो स्मार्टफोन नहीं है, सबके पास तो 4G नहीं है, तो उनके पास कैसे जाएगा? ये प्रश्न पूछने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर दूसरा इसमें हिस्सा ये आ जाता है, इंटरनेट आज की डेट पे हम जैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो क्या एक ऐसी चीज है जिससे हमें वो इकोनॉमिक लिबर्टी, इनकम इनइक्वालिटी ओवरकम, हमारा जीवन क्या बेहतर होता जा रहा है? कुछ चीज़ों में तो मैं मानूंगा कुणाल, इंटरनेट के द्वारा हम कैब बुक कर सकते हैं, हम फ्लाइट बुक कर सकते हैं, हम खाना मंगवा सकते हैं 10 मिनट में। पर फिर हमको अपने बारे में सोचना चाहिए, कोई लेके आ रहा है वो खाना, है ना? गिग वर्क जो है, और गिग वर्क में अगर आप देखें कुणाल, पेनल्टी सिस्टम्स है और उनका डेटा ट्रैक हो रहा है हमेशा। तो सबका एक्सपीरियंस एक नहीं है। और अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें, मतलब बात करने की आज़ादी, उसमें तो एक और बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। क्योंकि अगर आप देखें, जैसे ही आप इंटरनेट पे जाते हैं, अगर आप हिंदू, अपर कास्ट, अपार गुप्ता की तरह हो, तो लोग आपकी बात सुन लेंगे थोड़ा। पर अगर आप कुछ उस वर्ग से आते हैं जो माइनॉरिटीज, किसी भी प्रतिके, मतलब कोई भी टिप्पणी कर ले किसी भी चीज में जो किसी भी रिलीजियस एस्पेक्ट पे हो, सोशल एस्पेक्ट पे हो, पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे हो, जेंडर अब्यूज क्यों होती है? लड़कियों को अजीब अजीब अश्लील चीजें क्यों बोली जाती हैं जब वो कोई राय दे देती है, चाहे क्रिकेट पे हो या पॉलिटिक्स पे हो? उनको बोलते हैं चुप रहिए। तो उनके लिए कोई आज़ादी आ रही है? तो मेरा ये कहना होगा, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इंटरनेट कैसे एक्सपीरियंस किया जा रहा है आज की डेट पे लोगों के बीच में, बेस्ड ऑन आ स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज ऑफ सोसाइटी इन इंडिया, विच आर कास्ट, रिलीजन, इकोनॉमिक, जेंडर एंड सेक्सुअल। करेक्ट। जैसे अगर कोई भी टेक्नोलॉजी चीज़ हो तो उसमें हमको लगेगा कि कैसे होगा एक्सक्लूजन। अगर मैं और आप एक रूम में बैठे हैं जहाँ एसी है, आप कोई समाज से आते हो, मैं कोई समाज से आता हूँ, इस रूम में तो हम एसी को सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं। हाँ, पर जब इंटरनेट की बात होती है शायद ये लागू ना हो, कि आपका फ़ोन अलग होगा, आपका प्लान अलग होगा, आपका एक्सपीरियंस अलग होगा। जैसे आपने बोला लोग डर रहे हैं इंटरनेट से, इंटरनेट पे लिखने से, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न ये भी है डॉक्सिंग का, हाँ, कि अगर मैं इंटरनेट पे हूँ हाँ, तो आप मुझे पूरी तरह से डॉक्स कर सकते हैं। आई डोंट हैव टू बी अनोनिमस हूँ मैं, इसलिए आप डॉक्स नहीं कर रहे हो, पर पूरी तरह से इधर स्कूल गए, इधर कॉलेज गए, इधर पढ़ाई की, इसके साथ रिलेशन था, यहाँ पे नौकरी कर रहे हो और ऐसी बात कर रहे हो, फिर ऑफिस को टैग किया जाएगा, इसको निकाल दो। बिल्कुल। तो ये जो हो रहा है कि लोग डरे हुए लिखने के लिए, तो ऐसा एक भी एग्जाम्पल अगर कोई देख ले कि उसकी कंपनी से किसी को निकाला गया हो, तो वो तो नहीं बोलेगा। वो तो नहीं बोलते। और देखिए, इतना डर का माहौल क्यों फैला हुआ है? और लोग कहेंगे डरना क्यों, तो कोई बात नहीं है, लोग तो गाली गलौज खुल में कर रहे हैं। मतलब यूट्यूब कमेंट सेक्शन देख लीजिए, ट्विटर देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, अजीब अजीब चीज़ें लोग लिखते हैं। तो लोग बोलेंगे कि पूरी तरह आज़ादी मिली हुई है, और इसमें दिक्कत यह है लोगों के पास ज़्यादा आज़ादी है। लोग तो उल्टा ये प्रश्न उठाते हैं मुझसे। तो मैं कहता हूँ इसको थोड़ा अगर हम धैर्य से समझें, इसमें सबसे पहली चीज़ है, जो ये डॉक्सिंग हो रही है, लोग सबसे पहले अपना नाम छुपा के इंटरनेट पे इसके लिए आते हैं क्योंकि उनको पहले ही थोड़ा डर लगता है। चाहे सरकार से नहीं लगे, चाहे आपसे नहीं लगे, उन्हें समाज की वजह से सब कभी कभी अपने परिवार में लगता है। और छोटी छोटी चीज़ों पे, अगर एक लड़की और लड़का है किसी घर में और
वो स्कूल जाते हैं, बहुत बारी लड़के को फ़ोन दिया जाता है, लड़की को नहीं दिया जाता। और लड़की अगर इंस्टाग्राम अकाउंट खोल देती है तो उसे डांट पड़ती है घर पे, तो वो दूसरे नाम पे खोलेगी। आपको क्या लगता है कि अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके कोई हमारे समाज के बारे में हमारे जो हो रहा है उसके बारे में जा रहा है, क्या वो सिर्फ एक आदमी होना चाहिए? और दूसरी बात है, बहुत बारी जो डॉक्सिंग हो रही है, ये डॉक्सिंग के द्वारा बहुत बारी जो इंटाइटल्ड मॉब्स हैं या जो स्टेट एक्शन है वो किया जा रहा है। कंपनियां बहुत बारी डर के लोगों को बोलती हैं कि हाँ ये हमारी पॉलिसियों के खिलाफ है, यूनिवर्सिटियां बोलती हैं ये हमारे कोड ऑफ कॉन्डक्ट के खिलाफ है, क्योंकि डॉक्सिंग के बाद जो लोग आपको डॉक्स करते हैं वो खुद अनोनिमस होते हैं बहुत बारी। और इसके अंदर मेरे को लगता है कि ठोस कानून की जो इन्फोर्समेंट हम चाहते हैं, जिस तरीके से हम चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ फ्रेमवर्क हो हमारे देश में, वो सही तरीके से लागू नहीं हो रहा। आपको मैं एक स्टडी बताऊंगा जो CSDS और कॉमन कॉज ने किया था, जिसे पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट बोलते हैं। आई थिंक 2023 वाला था। मेरी जो संस्था इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन, उन्होंने भी कोलैबोरेट किया था उसके अंदर। इस बारी वो ये जानना चाह रहे थे कि ये जो पुलिसिंग होती है हमारी, जो पुलिस अलग अलग आप देख रहे हैं स्मार्टफोन लेके चल रहे हैं, अलग अलग चीज़ें बोल रहे हैं, आप कभी कभी दिखाते हैं कि बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी हुई हैं जिसमें कैमरा फीड आ रही है, उससे नागरिकों को सही तरीके से सुरक्षा मिल रही है या नहीं। उन्होंने ये पाया कि 2/3 लोग इस देश में, 10,000 मेरे हिसाब से लोग सर्वे किए थे, 11,000 लोग सर्वे किए थे, वो ये मानते हैं कि मैं सोशल मीडिया में खुल के नहीं बोल सकता और कुछ विषयों पे तो मैं बोलना ही नहीं चाहता क्योंकि मुझे लगता है मेरे खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये क्या विषय है? धर्म, समाज, जेंडर, पॉलिटिक्स। और सबसे ज्यादा डर लोगों को कौन से प्रदेश में है? गुजरात में है। और उस पर रिस्पॉन्स क्या है लोगों का? उसमें रिस्पॉन्स ये है, उस सर्वे का एक दूसरा भाग था जिन्होंने उन्होंने बोला था कि पुलिस को किस तरीके से टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए सर्विलेंस के लिए, मतलब आपके ऊपर और निगरानी रखने के लिए। तो लोगों ने उसमें बोला कि हमें और निगरानी चाहिए पुलिस से अपनी जिंदगी में, उन्हें सर्विलेंस करने का खुली छूट मिलनी चाहिए। मतलब स्पाईवेयर जैसा है, पेगासस है, जो आपके फोन के अंदर घुस जाता है और सरकार को सब बताता रहता है, आपकी मूवमेंट्स के बारे में, किससे मिल रहे हैं, फोन कैमरा सेटिंग्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग, सब कुछ। उन्होंने कहा ये तो पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट, लॉयर, उन पे तो लगना ही चाहिए, सरकार को तो खुली छूट होनी चाहिए। तो आप खुद सोचिए कि हम क्या सोचने लगे टेक्नोलॉजी के बारे में। हमको उससे इतना डर लग रहा है कि हम उसको ये भी बोल रहे हैं, हम सरकार को ये भी बोल रहे हैं और इस्तेमाल करिए हमारे ऊपर कंट्रोल लेने के लिए। तो इट इज लाइक अ हॉस्टेज सिचुएशन, इट इज अ स्टॉकहोम सिंड्रोम, जिसके अंदर हमें थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा है टेक्नोलॉजी से। हम जानते हैं कि हम जो चीज़ें संवैधानिक हमारे अधिकार हैं वो हमें एक्सरसाइज करने को नहीं मिलते, और हम बोलते हैं सरकार से कि गैर संवैधानिक तरीके से इस्तेमाल करिए टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमको एक दूसरे से डर लगने लगा है। और एक और चीज़ मुझे आपसे पूछना था कि बेसिकली सर्वेलेंस और पेगासस तो बहुत दूर की बात है। हाँ, आप अगर 3 दिन किसी आम आदमी को सिर्फ व्हाट्सएप से हटा दें कि भैया नहीं, व्हाट्सएप में कोई इशू है, आपका आ रहा है, बहुत रिपोर्ट हो चुका है आपका नंबर, 3 दिन आप व्हाट्सएप पे नहीं हो, उस आदमी की ज़िंदगी उल्टी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिकॉज ऑफ द डिपेंडेंस वी हैव ऑन द बिल्कुल। इंटरनेट। व्हाट्सएप के बिना लोग आज की डेट पे अपना कारोबार नहीं रन कर सकते। और व्हाट्सएप एक इंडियन ऐप नहीं है। व्हाट्सएप इंडियन ऐप नहीं है, मेटा प्लेटफॉर्म्स की ऐप है। उन्होंने मतलब इधर भी काफ़ी सही तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब ऐसी बात नहीं है, मेरे हिसाब से हमारी डिपेंडेंस टेक्नोलॉजी पे इतनी इतनी डिपेंडेंट हमारी ज़िंदगियां हो गई हैं कि हमें आज की डेट पे सरकार को बैठ के सोचना चाहिए कि ये इंटरनेशनल ग्लोबल कंपनियों पे किस तरीके से हम रेगुलेशन डालें। बट कुणाल, मैं हमेशा इसमें यही बोलता हूँ, हम जब जाते हैं ना बहुत बारी कि सरकार कुछ करे, कोई नया कानून लाए, सरकार कभी कभी हमारे हित में वो कानून नहीं बनाती, वो अपने हित में बनाती है, क्योंकि ये कंपनियों के पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो सरकार अपने लिए ही इस्तेमाल कर ले अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए। और ये हमने देखा है होते हुए। अगर आपको याद हो 2024 के
के चुनाव से पहले किस तरीके से एडवर्टाइजिंग हो रही थी और क्या क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमें क्या क्या पॉपअप्स दिखते थे। मेरे को तो याद है जब राम मंदिर की इनॉग्रेशन हो रही थी, यूट्यूब का होम पेज बोल रहा था लाइव स्ट्रीम हो रही है उधर, जबकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था उसके अंदर, लोकेशन के ऊपर डिपेंडेंट। और आप जो देखते हैं इंटरनेट पे बार बार, आपकी विचारधारा वैसे ही ढलती जाती है, एल्गोरिथम जैसे। एल्गोरिथम। तो मैं वही बात पे वापस आऊंगा। देखिए, दिक्कतें तो बहुत सारी हैं। प्लेटफॉर्म पावर और प्राइवेट कंपनियों के पास हमारी ज़िंदगी के ऊपर एक बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है। सोचो गूगल आपके सारे अकाउंट बंद कर दे, आप तो हताश हो जाएंगे, सारी ईमेलें चली जाएंगी, कॉन्टैक्ट चले जाएंगे, इनवॉइस चले, सब कुछ चला जाएगा। पर आप जब सरकार को बोलेंगे कोई आप डेटा प्रोटेक्शन लॉ लाइए, कुछ ये करिए, ऐसे करिए, आपको ये समझना पड़ेगा ये वही सरकार है कोई जो बहुत बारी अपने हित में काम करती है। राजनेता अपने हित में काम करते, आपके हित में काम नहीं करते। करेक्ट है आपकी बात। सो बेसिकली प्लेटफॉर्म्स जो कर सकते हैं, अगर उनको सरकार के साथ काम करना पड़े, उसका एक बहुत ही भयानक एग्जाम्पल म्यांमार और फेसबुक का है, राइट? उस पे अगर हम थोड़ी बात कर सके तो क्या हुआ था तब? देखिए, फेसबुक ने करीबन 10 साल पहले, 11 साल पहले बोला था कि हम सबको मुफ्त इंटरनेट दे देंगे। म्यांमार में? नहीं, काफ़ी देशों में बोला, अफ्रीका, साउथ एशिया में दे देंगे। इंडिया में भी उन्होंने ये ट्राई किया था। ओके। हाँ, और उसको उन्होंने पहले बोला था कि ये इसे बोलेंगे फेसबुक ज़ीरो और उसका नाम फ्री बेसिक्स। मतलब आपको डेटा का प्लान अगर आपके पास अपने फ़ोन में नहीं है, मतलब ऑर्डिनरी प्लान है, उसमें आपको इंटरनेट नहीं मिलेगा, आपको फेसबुक मिलेगा। और फेसबुक ये तय करेगा कि कौन सी 10-15 वेबसाइटें भी या ऐप उसके अंदर चल जाए। उन्होंने कहा था इससे लोगों को इंटरनेट मिल जाएगा जो इंटरनेट के पैसे नहीं दे सकते एक टेलीकॉम प्रोवाइडर को। तो इस पे एक ज़्यादातर अंग्रेजी में पर एक मूवमेंट बनी थी, SaveTheInternet.in, जिसका मैं भी हिस्सा था। और हमने ये बोला कि फेसबुक तो ये अपने निजी हित में बोल रहा है, क्योंकि इंटरनेट तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो फेसबुक ही नहीं है। और अगर लोग सिर्फ फेसबुक इस्तेमाल करेंगे, उन्हें लगेगा कि फेसबुक पे जो आ रहा है वही सच है और वही पूरी दुनिया है। हम कैसे तय करते हैं कुणाल कि दुनिया में दूसरी चीजें भी हैं, जब हमें 10 लोगों की अलग अलग बातें सुनने को मिलती हैं, उनका अलग अलग नजरिया सुनने को मिलता है। पर अगर फेसबुक पे कुछ चल रहा है और कुछ पॉपुलर है और वही आपको दिखे, ज़्यादातर लोगों के पास पैसे नहीं हो फेसबुक इंटरनेट पाने के और वो फेसबुक ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो वायरल हो रहा है फेसबुक पे वही तो दिखेगा। और देखिए, इंडिया में तो TRAI ने इसे बैन कर दिया। उन्हें समझ आ गया कि फेसबुक चाहता था कि फेसबुक की रीच बहुत बढ़ जाए। म्यांमार में ये चलता गया और म्यांमार में जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जो गलत गलत फेसबुक पोस्ट थे, लोगों ने उसे समझा कि वो कोई मतलब जर्नलिज्म का आउटकम है। मतलब उन्हें लगा कि जो उनका न्यूज़पेपर है और फेसबुक है वो एक समान है। और इनफैक्ट मैं कुछ साल पहले वॉशिंगटन DC में हॉलोकास्ट म्यूजियम में गया था, तो उसमें एक स्पेशल एग्जिबिट था। उस एग्जिबिट में म्यांमार का जो जेनोसाइड हुआ, उसमें फेसबुक के ऊपर 2-3 मतलब फोटोज थी कि कैसे म्यांमार का जेनोसाइड हुआ, क्योंकि एक माइनॉरिटी को गलत तरीके से दिखाया गया, वायलेंस स्पर किया गया फेसबुक के द्वारा। और ये इसके लिए हुआ क्योंकि लोगों के पास कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं था, उन्हें लगता था कि फेसबुक ही इंटरनेट है। हाँ, जैसे एक टाइम पे पूरे इंडिया को लगता था DD ही टीवी है। बिल्कुल। और फिर उसके बाद बाकी चैनल्स आए, आपने वो चैनल देखे, उनका कंटेंट देखा, फिर उसके बाद भी अगर आप DD देखे तो वो आपकी मर्जी है। बिल्कुल, पर ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शंस होनी चाहिए, मीडिया डाइवर्सिटी होनी चाहिए, दैट इज द इशू। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये क्राइसिस ने कुछ 500,000 लोगों का माइग्रेशन यस, हुआ था फेसबुक की वजह से। फेसबुक ही नहीं, आई विल से फेसबुक हाँ, उनकी गवर्नमेंट तो ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबल है, एंड सोसाइटी भी है। सोसाइटी भी है। मतलब बहुत लोग बताओ हमारे बीच में बोलते टेक्नोलॉजी तो न्यूट्रल है, अपार्ट, टेक्नोलॉजी तो डिस्टिंग्विश नहीं करती लोगों के बीच में। मैं कहूँगा यही तो दिक्कत है, करना यही तो दिक्कत है। आप जब डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे लोगों के बीच में, लोग तो अलग अलग है ना। और कुछ लोग किसी भी समाज में उनके पास ज्यादा शक्ति है दूसरों से,
माइनॉरिटी प्रोटेक्शंस जो होती हैं, अगर किसी सोसाइटी में सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, रूल ऑफ लॉ फ्रेमवर्क नहीं है, तो कोई भी मीडिया चैनल जो है अगर मुफ्त में दिया जा रहा है और वो प्रीडोमिनेंट बन जाए, तो उसके वजह से ये सब चीज़ें होंगी। और आपकी बात थोड़ी सही है जिसमें आप बोलते हो फेसबुक के वजह से हुआ, क्योंकि फेसबुक हिस्टोरिकली ह्यूमन राइट्स इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना चाहिए उन्हें अपने सारे प्रोडक्ट्स का। उन्हें ये समझना चाहिए कि हम अगर कुछ चीज़ लॉन्च कर रहे हैं उससे क्या क्या समाज में बदलाव आ सकते हैं और क्या चीज़ें समाज में खराब हो सकती हैं। क्योंकि मेरे को तो लगता है 15-17 साल 10 साल पहले जब हम टेक्नोलॉजी के बारे में सुनते थे, हम तो कहते थे ओ वाओ, देयर यूज्ड टू बी एक्साइटमेंट, देयर यूज्ड टू बी इमेंसिपेटरी प्रॉमिस टू टेक्नोलॉजी। हमें लगता था कि एक नई दुनिया खुलने वाली है हमारे लिए। पर आज की डेट पे लोग ज़्यादातर इसमें कोई ना कोई एंटरटेनमेंट वैल्यू टू पाते हैं, मतलब स्ट्रीमिंग देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, पर थोड़ा डर भी बैठ रहा है। इसमें अगर एक और चीज़ पे हम जाए तो कि डेटा जो हमारा है, जब डेटा प्राइवेसी की बात होती है, तो डेटा प्राइवेसी किस पे लागू होती है और ये डेटा के साथ क्या किया जा सकता है? तो स्पेक्युलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे फेसबुक और म्यांमार की गवर्नमेंट और वो जो क्राइसिस तब हुआ, अब के टाइम पे ये डेटा इज़ द न्यू ऑयल वाले जो टेक्नोक्रेट्स बोलते हैं, वो एक तो इसे ऑयल बुला रहे हैं व्हिच इज़ लाइक मतलब आई थिंक द मोस्ट पावरफुल फ्यूल इन द वर्ल्ड। तो डेटा इज़ द न्यू ऑयल ये लोग बोलते हैं। उसका क्या मतलब होता है, ये कैसे यूज़ होता है या हो सकता है, उस पे अगर हम बात करें। ये जो फ्रेज है डेटा इज द न्यू ऑयल, ये इंडिया में ही नहीं इस्तेमाल होती, ग्लोबली होती है। फाइनेंशियल टाइम्स के में कुछ छपा था, मेरे को याद नहीं आ रहा, पर उसमें ये बोला गया था। तो अगर हम समझे कि उसको मतलब पेट्रोल या डीजल से क्यों तुलना की जा रही है डेटा की, हमको ये समझना पड़ेगा कि दैट इज़ अ मार्केट बेस्ड फ्रेमवर्क, एक न्यू लिबरल फ्रेमवर्क है जिसमें यह माना जा रहा है कि हम जो करते हैं या जीते ही हैं आज, क्योंकि आज अगर आप एक्टिविटी ट्रैकिंग लगा रहे हैं वो भी डेटा है, आप चल रहे हैं वो भी डेटा है। यही नहीं है कि आप इंटरनेट पर कोई पोस्ट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, इनफैक्ट आप कितनी देर लेते हैं स्वाइप करने में वो भी डेटा है। अगर आपको नोटिफिकेशन भेजी जा रही है 8 बजे भूख लग रही है ऑर्डर कर लो, और अगर एक बार ही आपने क्लिक कर दिया वो भी डेटा है, दैट इज इंटरैक्शन डेटा। इनफैक्ट डेटा इस तरीके का कैप्चर होने लगा है कि फॉन्ट्स जो होते हैं वेब पेजेस में, मतलब अगर कुछ भी लिखा है आपके सामने और आप उसके ऊपर कर्सर हवर करते हैं या सिलेक्ट करते हैं, वो भी डेटा है। अगर आप किसी दुकान के बाहर एक स्मार्टफोन आपकी जेब में है, थोड़ी और देर लगा दें तो वो भी डेटा है। और कंपनियां ये सब बेचना चाहती हैं। सरकार भी ये सारा डेटा आपका पाना चाहती है। सरकारें हमेशा हमारा डेटा पाना चाहती थी, क्योंकि सरकार जब भी गवर्न करती है वो इन्यूमरेशन एक रिक्वायरमेंट होती है जिससे वो गवर्नेंस कर पाए सही तरीके से, ये माना गया है इन मोस्ट डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स। पर आज की डेट पे सरकारें ये डेटा इसके लिए भी पाना चाह रही हैं, आपको आश्चर्य होगा, बेचने के लिए। हमारी खुद सरकार हमारा ड्राइवर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन, कार रजिस्ट्रेशन डेटा निजी कंपनियों को बेच चुकी है। नेशनल इकोनॉमिक सर्वे हमारा बोलता है, जो सरकार के बजट से पहले आता है, जिसमें सरकार की सोच दर्शाई जाती है और बजट में यह बताया जाता है कि कौन से मंत्रालयों को कितना पैसा दिया जाएगा। तो जिस सोच दर्शाती है नेशनल इकोनॉमिक सर्वे में, उसमें यह बताया गया है कि सरकार के विभिन्न भागों में जो हमारा डेटा है, मतलब म्युनिसिपल डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, वाटर डिपार्टमेंट, अलग अलग डेटा होएगा हमारा, आयकर विभाग में अलग अलग। सरकार चाहती है सबको एक साथ बंडल कर ले और वो हमारे पर आइडेंटिफाएबल हो जाए। नेशनल इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है, जैसे उसकी असली वैल्यू अनलॉक हो पाए। सरकार भी पैसा बनाना चाह रही है हमारे डेटा के ऊपर, पर सरकार ये डेटा कभी कभी पॉलिटिकल कंट्रोल के लिए भी करती है यूज, स्पेशली जब कोई सत्ता में ऐसी सरकार हो जो इस डेटा के ऊपर इस्तेमाल करके बता पाए कि आपको मैं जो बेनिफिशियरी स्कीम दे रहा हूं वो इस राजनेता के वजह से है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री या कोई चीफ मिनिस्टर वो ये बता पाए कि आपको ये इंटाइटलमेंट, आपको फ्री गैस, आपको राशन, जैसे लोगों के, देखिए जैसे उत्तर प्रदेश में मैंने सुना है कि चीफ मिनिस्टर का चेहरा छपा जाता है जब भी राशन मिलता है। तो डेटा जो आज की डेट पे गैदर किया जा रहा है वो
आम नागरिकों से गैदर किया जा रहा है इसके लिए बोल के कि हम जो भी सुविधाएं आपको दे रहे हैं, जो भी सर्विसेज दे रहे हैं, आपको सही तरीके से दे पाए, और उसमें सच है, पर वो पूरा सच नहीं है। निजी कंपनियां इससे जो पैसे बना रही हैं वो हमें पता नहीं है कैसे बना रही है, किसको बेच रही है, उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है। सरकार जैसे इसे इस्तेमाल कर रही है, गवर्नेंस के लिए ही नहीं इस्तेमाल कर रही, उसको बेचना भी चाह रही है, उसको सब कुछ इकट्ठा भी करना चाह रही है, और हमारे जीवन पे और नियंत्रण लाना चाह रही है, जो गैर संवैधानिक हो जाता है कभी कभी, कुणाल, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। हाँ, बेसिकली वल्नरेबिलिटी अगर किसकी है, आप उसको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर सकते हो। कि अगर कोई शादी के बारे में सोच रहा है, उसे डेटिंग ऐप बेचो। अगर कोई गाड़ी के बारे में सोच रहा है, तो उसे गाड़ी का इंश्योरेंस बेचो। बिल्कुल। प्लस ये फ्री मार्केट तो नहीं हुआ ना, फिर ये तो फोर्स्ड फ्री मार्केट हुआ। देखिए, फ्री मार्केट तो हैज़ ऑलवेज बीन अ इल्यूजन, उसकी तो एक मैं बहुत बड़ा मतलब आई थिंक फ्री मार्केट का जो पूरा आइडिया हमें बेचा जाता है टेक्नोलॉजी के थ्रू, वो फ्री मार्केट नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखें, ज़्यादातर जो है बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये बहुत बारी, या फेसबुक, कोई भी, मतलब मैं किसी कंपनी के बारे में नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ जो सेक्टर ही है, वो कभी कभी बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट से बोलता है कि ये कानून लाइए, ये कानून नहीं लाइए। तो फ्री मार्केट बाय इटसेल्फ डिपेंड्स ऑन रेगुलेशन, क्या क्या नियम कानून बन रहे हैं, सरकार की क्या नीतियाँ बन रही हैं। तो मेरे हिसाब से फ्री मार्केट तो एक फैंटेसी है, वो एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरी बात आपने जो अभी बोली कि डेटा के बारे में हम जो ज़्यादातर सोचते हैं कि ज़्यादातर लोग तो मुझे ये बोलते हैं, अपार डेटा तुम्हें छुपाने की क्या ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है, आप अगर ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके पास ऑप्शन है, मत इस्तेमाल करिए। और तीसरी है, वो ये बोलते हैं कि मेरा डेटा जान के कोई कर भी क्या लेगा। यही चीज़ें ज़्यादातर लोग बोलते हैं। या अब देखिए, डेटा आपका जो ज़्यादातर पाया जा रहा है, जब तक कुछ गलत नहीं होएगा आपके साथ, तब तक तो आप बिल्कुल खुश रहेंगे ज़्यादातर। और अगर आप बहुत प्रिविलेज्ड हैं, तभी आप बहुत खुश होंगे। ज़्यादातर औरतें अपना मूवमेंट डेटा, अपना पिक्चर क्यों नहीं डालना चाहती सोशल मीडिया पे, क्यों नहीं दिखाना चाहती कहाँ रहते हैं। हमको दूसरे नज़रिए से सोचना चाहिए, या हमें इस नज़रिए से सोचना चाहिए, आपकी ज़िंदगी अच्छी हो गई है और दिक्कतें हो गई हैं। आप अगर आज की डेट पे कुछ कुछ चीज़ें जो बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं, वो तो सही हो गई हैं, पर अगर कोई एरर आ जाता है, अगर आपका नेम या डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं होता किसी डेटाबेस में, आप उसको मॉडिफाई और करेक्ट कैसे करवाएं। और बिल्कुल आखिरी, मतलब ये ले लीजिए, मतलब बिल्कुल आखिरी एग्जाम्पल ले लीजिए, बहुत बारी अगर आप स्मार्टफोन पे किसी से बात कर रहे हैं और वो व्हाट्सएप पे नहीं है, व्हाट्सएप पे तो हमारी कॉन्वर्सेशंस स्टोर होती हैं, आपको क्या पसंद होगा कि कोई वो कॉन्वर्सेशन पढ़े, चाहे आपका दोस्त ही हो या आपके परिवार के कोई सदस्य हो। अगर वो बोले अपना फ़ोन खोल के दे दो मुझे, आपका डेटा तो कीमती नहीं है, मैं बस देखना चाहता हूँ आप सब कुछ सही कर रहे हैं, आपको नहीं लगेगा कि सही तरीके से ये निगरानी है? ऑफ कोर्स। तो मतलब लोगों को ये थोड़ा सोचना चाहिए कि उनकी जीवन पे कैसे नियंत्रण आ रहा है और वो कितना बर्दाश्त करना चाहते हैं। दैट्स ट्रू। एक और चीज़ मुझे पूछनी है, जैसे प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट सरकार हर जगह करती है बेसिकली। चाइना में टिकटॉक आप दिन में 1 घंटा इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिका अभी इंस्टाग्राम वगैरह को बहुत मतलब प्रॉपर टाइप ऑफ रेगुलेशन लाना चाहता है। तो एक चीज़ पे तो हम लोग सब अग्री करते हैं, लाइक नाउ वी आर एडल्ट्स हु हैव किड्स इन आवर लाइफ, राइट? यस। वी आर एट दैट स्पेस, तो हम चाहेंगे कि कोई रूल बने, चाइल्ड सेफ्टी बहुत ही स्ट्रिक्टली यूज़ की जाए। तो उसमें तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगा ही ना प्लेटफॉर्म्स को लेके। तो उसका क्या लिमिट है जो गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स को जाके नियंत्रण करना चाहती है, उसका सही तरीका क्या होगा? बिकॉज आप लोग पॉलिसी पे भी बहुत काम करते हो, हाँ। IFF पे। हाँ। आप बताइए कि कैसे सही में हम प्लेटफॉर्म को अकाउंटेबल रखें, फेयर रखें। बिल्कुल अकाउंटेबल, फेयर, और वो हमारे संविधान के भीतर काम करें। प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक एंटिटीज नीड टू वर्क विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमें सबसे पहले समझने की ये आवश्यकता है कि हमारी जो सरकार है उसकी मंशा क्या है, इंटेंशन। इंटेंशन। क्योंकि सरकार जो हमारी जिस तरीके से रेगुलेशन ला रही है, मैं आपको ये सही तरीके उदाहरणों से बताऊंगा।
वो बोलती है एक चीज़ पर करती है कुछ और चीज़। बोलती है कि वो हमारे हित में कर रही है, पर वो अपने हित में कर रही है। क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ज़्यादातर, उनसे सरकार को चिढ़ 2 बातों पे है। सबसे पहले उनको ये बात से चिढ़ मचती है कि वो हमारी सारी बातें मानते नहीं। अगर हम कुछ बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं कि क्या कहते हैं, अगर देखिए अभी की बात देख लीजिए, जब ट्विटर ने बोला कि सरकार ने हमें आदेश भेजा है कि 8,000 अकाउंट बंद कर दीजिए, और उस आदेश में सही तरीके से कारण नहीं बताए हैं, कानूनी प्रावधान नहीं बताया है, और पूरे अकाउंट बंद करने के लिए बोले हैं, और हम आपको बता रहे हैं कि जो 8,000 अकाउंट बंद हुए हैं, हम उससे सहमत नहीं है, पर हमें पालन करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो सकती है। ट्विटर ने बोला, सरकार को पसंद नहीं आया। तो यही चीज़ों पे उनकी फ्रिक्शन होती है। सरकार चाहती है कि प्लेटफॉर्म उनके हिसाब से चले, और उन 8,000 अकाउंटों में ज़्यादातर अकाउंट मतलब अभी थोड़े रिस्टोर हुए हैं, पर जब बंद हुए थे वो ज़्यादातर पत्रकारों के थे और एक्टिविस्ट के थे इंडिया में, मैं भारतीयों की बात कर रहा हूँ। तो सरकार को इस बात से चिढ़ मचती है। दूसरी बात से ये चिढ़ मचती है कि हमारी निजी कंपनियां क्यों नहीं बन गई, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब। और उन्हें चीन से बहुत चिढ़ है, चीन ने कैसे बना दिया टिकटॉक। अब देखिए, आपने अगर कुछ सही तरीके से मतलब आपने अगर वो इकोसिस्टम नहीं डेवलप हो पाया, उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप ऐसे कानून लाएंगे जिसके वजह से वो कंपनियां कल बन जाएंगी इंडिया में। ऐसे तो होएगा नहीं कि एक कानून आया और कल वो कंपनियां बन गई। और ये कंपनियां अगर आप चाहते भी हैं कि इंडिया में रहे, पर हमारे हिसाब से रहे, यही सरकार बोलती रहती है। तो उन्होंने एक कानून, अब डेटा की बात करें तो डेटा की बता देता हूँ आपको, उसके बाद में आपको ये भी बता दूंगा कि वो ब्लॉक कैसे करते हैं। सबसे पहले एक डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन लॉ इन्होंने बनाया 2023 में, अगस्त में लाए, 10 दिन में बना दिया, 10 दिन में उन्होंने संसद में डाला और पास भी कर दिया। इस समय पे ज़्यादातर जो ऑपोजिशन लीडर्स थे और एमपीज थे वो पार्लियामेंट से सस्पेंडेड थे, क्योंकि मणिपुर पे एक डिस्कशन चल रही थी। वो कानून अभी तक लागू नहीं हुआ है। उस पे ड्राफ्ट रूल्स बनाए गए हैं जो उन्होंने पब्लिक कंसल्टेशन पे डाले हैं। और जैसे आप बोल रहे थे कि ज़्यादातर जो हमारे आयु में लोग पहुंच गए हैं, वो उनके परिवार हो गए, उनके बच्चे हैं, उन्हें काफ़ी ये संकोच होता है कि स्मार्टफोन पे क्या देख रहे हैं, उनके पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, मतलब attention span and the cognitive effects it has. So उसमें एक ड्राफ्ट रूल है जिसमें बोला है कि ज़्यादातर सोशल मीडिया कंपनीज को वेरीफाई करना पड़ेगा कि लोग 18 साल के ऊपर है, और जो 18 साल से नीचे होंगे उनकी वेरिफिकेशन उनके पेरेंट्स के थ्रू होएगी। अब ये कैसे होएगी आप सोचिए, क्योंकि अगर कोई वेरीफाइबल मेथड ऑफ ऑथेंटिकेशन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब लगाता है, उसे आपका आधार लेना पड़ेगा, आपके पेरेंट मतलब माता या पिता का लेना पड़ेगा आधार, जोड़ना पड़ेगा कि आप उसी के बच्चे हैं। आधार में बहुत बारी सही तरीके से ये लिखा हुआ नहीं है कि किसके कौन बच्चे हैं, बच्चों के पास बहुत बारी आधार है नहीं। अब आप सोचिए ये सिस्टम भी सही तरीके से चल रहा है, ओके। अगर कोई जाके किसी भी वेबसाइट पे जब साइन अप कर रहा है, बोलते हैं नहीं मैं तो 18 साल का नहीं हूँ, मैं तो 20 साल का हूँ, मैं तो सॉरी मैं 16 साल का नहीं हूँ, 20 साल का हूँ, तो प्लेटफॉर्म को रजिस्ट्रेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप रिक्वायर करेंगे चाहे कोई भी साइन अप करे वो अपना आधार डाले, क्योंकि अगर सेल्फ डिक्लेरेशन से कोई भी बोल रहा है मैं 18 के ऊपर हूं, आप चेक कैसे करेंगे कुणाल? आपको तो सब पे लगानी पड़ेगी। तीसरी चीज, आपको लगता है कि इस देश में ज्यादातर लोग अपनी बेटियों को अलाउ करेंगे इंस्टाग्राम अकाउंट खोलना, इंटरनेट का एक्सेस लेना, जिसमें ज़्यादातर पाया गया है कि मतलब अभी भी बहुत सारे वर्गों में हमारे समाज में कि ज़्यादातर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि लड़कियों की शादी हो जाए सबसे पहले, बाद में सारी और चीज़ें होती रहे अगर होती रहे। तो देखिए, इससे a large section of our society will be excluded from these platforms itself. इसमें अगर कोई नीति बनानी चाहिए, हमारी सरकार को शायद एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनानी चाहिए, एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के करना चाहिए, पर उसकी वो मंशा लग नहीं रही है मुझे। जब ये ऐसा कोई नियम लाएगी तो ये प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और दबाव डालेगी
और जब और दबाव डालेगी, बोलेगी कि 8,000 अकाउंट अगर हम बोल रहे हैं ब्लॉक करने के लिए, तुमने ये ट्वीट कैसे डाल दिया और बता कैसे दिया लोगों को कि हमने 8,000 लोगों को बोला कि उनके अकाउंट बंद हो रहे हैं। तो वही है, मतलब मेरे को तो लगता है कि इंटरनेट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि हमारे वो जीवन से इतनी इतनी अहम तरीके से जुड़ गया है कि जीवन उसके बिना लगता है अधूरा। पर सरकार उस पे जो काम कर रही है सही तरीके से काम नहीं कर रही, और मेरे को लगता है उसकी मंशा भी नहीं है सही तरीके से काम करने की। और ये जैसे हमने प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात किया, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक तरह के प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो। यूट्यूब इज़ ऑल्सो अ सर्च इंजन, इट्स लाइक अ नॉलेज हब। बिल्कुल। बट अब आ जाता है जहाँ पे हम पेड सर्विस लेते हैं, जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, जेप्टो, हाँ। उबर, ओला, अर्बन क्लैप। जब ये प्लेटफॉर्म्स के पास हमारा डेटा जाता है, हमारा पैटर्न जाता है ऑफ परचेस, तो वो उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं? वो उसको हर तरीके से यूटिलाइज करते हैं। सबसे पहले तो वो चाहते हैं कि आप जिस ऐप पे हैं आप उसको इस्तेमाल करते रहिए। तो आपको अलग अलग ऑफर देंगे, बोलेंगे ये थोड़ा आपको आज क्या कहते हैं, सब्जियां थोड़ी सस्ते में मिल जाएंगी, या इस बिस्किट पे ये डिस्काउंट चल रहा है, तो आप एक पैकेट क्यों खरीद रहे हैं, आप 10 पैकेट खरीद लीजिए। दूसरी चीज़, आप पेमेंट से पहले जाएंगे तो बहुत बारी एक चीज़ कही जाती है, डार्क पैटर्न। तो आपको सही तरीके से दाम नहीं दिखाया जा रहा, या आपको सही तरीके से क्वांटिटी नहीं दिखाई जा रही, या बोला जा रहा है ये प्रमोशनल ऑफर है, ये 3 चीज़ें डाल दीजिए उसके अंदर, वो भी इस्तेमाल हो रहा है। आपकी परचेस हिस्ट्री से ही नहीं, आपकी इंटरैक्शन हिस्ट्री जो ऐप पे होती है, क्योंकि परमिशन देखिए, आप अपने फ़ोन में जाइए, स्मार्टफोन में जाइए, देखिए कि क्या क्या परमिशन आपने ऐप को दी है। कुछ ऐपें तो आपकी फ़ोटो हिस्ट्री भी मांगती हैं। अब आपको कैसे पता कि मैं इधर आपके साथ, मतलब उदाहरण दे रहा हूँ, पौंडीचेरी में आया हूँ और मुझे सनस्क्रीन चाहिए होगी, है ना? ऐसे ही तो पता लगता है। और बहुत लोग कहते हैं उससे उनकी ज़िंदगी में सुविधा आती है, पर इसमें हमें ये भी तो समझना चाहिए कि आपकी जेब से तो पैसा निकल रहा है। नहीं, पर आपको सनस्क्रीन चाहिए, ये बात तो आपको पौंडीचेरी आते वक्त पता है, राइट? पर आपको बताया जा रहा है, आप कहाँ से खरीदेंगे, कब तक पहुँचेगी आपके पास। बट वैसे जैसे लोग बोलता है ना, कैब बुक हो रही है, फ्लाइट बुक हो रही है, खाना आ रहा है, तो ये ऐप्स के पहले ये तीनों चीज़ नहीं थी क्या? हम फ्लाइट बिल्कुल, में बैठ बिल्कुल गए, थी। हमने मेरू की टैक्सी मंगाई, बिल्कुल थी। हमने घर पे खाना मंगाया रेस्टोरेंट थी। से, सब कुछ तो था हमारे पास। सब कुछ था। और बहुत बारी हम देखते हैं कि अभी भी अ, इंसानों की ज़रूरत है जब ये ऐपें भी हैं। मतलब लोग कहते हैं अच्छा चलो ए आ जाएगा ये सब। अब देखिए, आप किसी मॉल में जाइए, आप पार्किंग करिए, एग्जिट करिए, उधर भी चाहे लाइसेंस प्लेट रीडर हो, आपको पंच टिकट दिया जाए, तब भी कोई व्यक्ति बैठा रहता है। बहुत बारी मतलब व्यक्तियों की ज़रूरत होती है बहुत सारे काम करने में। मैं ये नहीं मानूंगा कि तकनीकी एडवांसेस जो हो रहे हैं उसके वजह से हमारी ज़िंदगी बेहतर नहीं हो रही। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि बेहतर भी हो रही है कुछ तरीकों से, पर कुछ लोगों के लिए ही, और बुरी भी हो रही है, और इस पे हमें सोचने की ज़रूरत है। देखो कुणाल, उबर बुक करना कभी कभी फैसिलिटी जेन्युइनली है, मैं मानूंगा बहुत लोगों के लिए, पर हमें यह भी सोचना चाहिए कि उबर की वजह से उबर ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट होता है, वो इंटरनलाइज नहीं किया। जब आपकी बसें जो चलती हैं रोडों पे, उनके लिए जब सरकार ने बसें बनाई अलग अलग हमारे सिटीज़ में, आप देखेंगे एक बस अड्डा बना, उधर बसें पार्क होती हैं। पर आप अगर उबर लें, उबर ने पार्किंग स्पेसेस ज़्यादातर क्रिएट नहीं करी। उबर ही नहीं, मतलब कोई भी राइड। कोई भी, हाँ हाँ। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो इंटरनलाइजेशन होता है ऑफ कॉस्ट ऑफ द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ सर्विस which is needed is not done quite often by these platform based services। और फिर आप बाद में सोचते हैं अच्छा ये जेप्टो वाला, ये मतलब ये ब्लिंकिट वाला तो रॉन्ग साइड ड्राइव करके आ रहा है, इसकी तो इलेक्ट्रिक बाइक है, आप चिढ़ते हैं और ये सब सोचते हैं लोग। अब देखिए, कई बारी ये लोग जो साइन अप करते हैं, इन पे इतना दबाव है 4 से 5 डिलीवरी करने का, 10 मिनट में आपके घर में पहुंचाने का, ये सही तरीके से अपनी सेफ्टी अकाउंट फॉर नहीं कर सकते।
आपको ये भी सोचना चाहिए कि बहुत बारी ये जब 10 मिनट में आपके घर में चीज़ें आ रही हैं, क्या आपका मंथली एक्सपेंडिचर बिल है वो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है? और इसमें ऐपों में आप ये भी देखेंगे कभी-कभी, और ये स्टडीज़ शो कर रही हैं अब, कि आप कौन-सा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, हाँ, उससे प्राइस पता लग रहा है। एक स्टडी ये दिखा चुकी है जब बैटरी आपकी कम होती है, तो कभी-कभी राइड हेलिंग ऐप्स आपको और प्राइस दिखाती हैं, क्योंकि अब डेस्परेट, दैट इज़ अ इंडिकेटर ऑफ डेस्परेशन। मतलब आपके पास अगर 10% बैटरी आपके स्मार्टफ़ोन में है, आपको ऐप ज़्यादा पैसे दिखा सकती है। हाँ। तो ये सब चीज़ें हमें खुद सोचनी पड़ेंगी, ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा। खराब टाइप का सर्ज है ये बेसिकली। इट्स अ सर्ज प्राइस व्हिच इज़ नॉट फेयर एट ऑल, क्योंकि ऐसा नहीं है टैक्सी नहीं है, आपकी बैटरी ख़त्म हो रही है, उसकी वजह से सर्ज हो रहा है। बिल्कुल, एंड देखिए मतलब आप फ्लीट का पूरा कॉस्ट इंटरनलाइज़ नहीं कर रहे। आप सब कुछ ड्राइवर के ऊपर छोड़ रहे हैं और गाड़ी के ऊपर छोड़ रहे हैं, और फिर गाड़ियाँ सही तरीके से चल नहीं रही, सेफ्टी नॉर्म फॉलो नहीं कर रही। तो ये एक बारी हमें सोचना पड़ेगा, ये टेक्नोलॉजी की वजह से ही नहीं है, ये पूरे विश्व में हो रहा है। दिस इज़ ऑल्सो अ प्रोजेक्ट ऑफ न्यू लिबरलाइजेशन, जो बहुत लोग आज की डेट पे स्पेशली जेन ज़ी बोलती है लेट कैपिटलिज्म। तो मतलब टेक्नोलॉजी एंड the economic incentives around it need to be understood a little much more deeply. एक चीज़ पे बहुत कम डिस्कस करते हैं, जैसे इंटरनेट हमने डिस्कस किया कि हमारी लाइफ में इट्स एन इंटीग्रल पार्ट। तो जब हम 300 दिन इंटरनेट बंद कर देते हैं मणिपुर में या कश्मीर में, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है लोगों पे और ये कैसे किया जाता है? देखिए बहुत बुरा लगता है मुझे जब मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करता हूँ, उसमें करीबन 520 या 552 डेज बंद था इंटरनेट। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जब आर्टिकल 370 हटा, तो उन्होंने इंटरनेट ही बंद नहीं किया था, उन्होंने लैंडलाइन भी बंद कर दी थी। सो इट स्टार्टेड विद अ कंप्लीट कम्युनिकेशंस ब्लैकआउट, और उसके बाद लैंडलाइन चल गई थी और मोबाइल कॉलिंग सर्विसेज चल गई थी, पर 4G सबसे आखिर में चला जो मोबाइल से इस्तेमाल कर पाए। और ये बोला गया था कि क्योंकि हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन करी, इसकी वजह से एरिया में टेंशन होएगी, बॉर्डर स्टेट है, उसमें कोई ना कोई घटना हो सकती है, तो इंटरनेट बंद करना ज़्यादा सही रहेगा, और किसी की जान चली जाए वो तो बहुत बुरा होगा, है ना, कोई भी आतंकी हमला हो सकता है। तो मेरे हिसाब से लोगों को ये समझना चाहिए वो समय था कोविड का, हम्म और एग्ज़ाम, क्लासेस, मेडिकल हेल्प सब कुछ बंद था उन लोगों के लिए जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में थे। और आप सोचिए अगर आप 550 दिन इंटरनेट के बिना काटें, आपकी ज़िंदगी उस उतनी देर तक बिल्कुल रुक जाती है। कश्मीर की इकॉनमी जो एक्सपोर्ट लेड है वो नहीं कर पाई। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में केस भी डाले थे कुणाल, वो सिर्फ एक्टिविस्ट या पत्रकार ने नहीं डाले थे, या उन्होंने स्टेटमेंट्स इशू नहीं करी थी, उनके चेंबर ऑफ कॉमर्स ने करी थी, उनके प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने करी थी। तो ये लोगों को समझना चाहिए। अब मणिपुर में देखिए 150 दिन बंद किया उन्होंने पहले, और उसके बाद बीच बीच में अभी भी बंद करते रहते हैं। उसमें आप देखिए मणिपुर स्टूडेंट्स ने इतना प्रोटेस्ट किया, क्योंकि बहुत बारी जो मणिपुर के लोग हैं वो हमारे देश के विभिन्न विभिन्न भागों में जाते हैं, काम करते हैं, पैसे घर भेजते हैं, या कभी कभी कॉलेजेस में स्टडी करते हैं। जब 12वीं उनकी हो जाती है तो उनको पैसे आते हैं फिर मणिपुर से, तो पैसे बेचते हैं, पैसे आते हैं, अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, परिवार से टच में रहते हैं अपने। अब देखिए इंटरनेट पे आप जब पूरी ज़िंदगी अपनी डिपेंडेंट कर देते हो, सरकार भी बोलती है आप करिए, तो उसका ऑल्टरनेटिव आपके पास तो बचता नहीं है बहुत बारी। दूसरी चीज़, इसकी जो जस्टिफिकेशंस हैं कि इससे कोई भी आतंकी हमला बच जाता है, या लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी प्रिवेंट होती है, हमने ये पाया है बहुत बारी, मैंने लिखा भी है इसके बारे में बहुत बारी, इस पे जो कोई भी एम्पिरिकल डेटा है, मतलब कोई भी ठोस तरीके से स्टडी सरकार ने नहीं करी है। तो सोचिए अगर सरकार एक पूरे प्रदेश
की पूरी जिंदगी 20 से 30 साल पीछे कर दे। बोले इंटरनेट एक ऐसी चीज है जो होती ही नहीं है आपकी जिंदगी में, उसके लिए कोई स्टडी तो होनी चाहिए। और ये स्टैंडिंग कमिटी ऑफ आईटी ने इस पे एक रिपोर्ट भी दी थी और बोला था कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम इस पे एक स्टडी करे, उन्होंने आज तक नहीं करी। वो तो ये आंकड़ा भी नहीं बताना चाहते कि भारत में कितने इंटरनेट शटडाउन होते हैं, क्योंकि प्रेस रिपोर्टों से तो ये पता लग रहा है कि पूरे पूरे विश्व में भारत सबसे ऊपर है। वी आर रैंक नंबर 1 इन इंटरनेट शटडाउन्स। इतने मिडल ईस्ट, अफ्रीका, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में नहीं हो रहे हैं, ये इतने भारत में हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और सरकार को इसको सही तरीके से सोचना चाहिए। अगर हम एक चीज़ डिस्कस करें कि ये सरकार पे रहते हुए 2014 से लेके 2025 जैसे हमने डिजिटल इंडिया से चालू किया, एवरी टाइम देव स्पोकन अबाउट द इंटरनेट और गॉट अ बिल। इन्होंने क्या करने की कोशिश की है, जब भी लेटेस्ट इनका कुछ ब्रॉडकास्टिंग बिल आ रहा है, फिर एक वो बीच में जो आप लोगों ने चैलेंज भी किया था फैक्ट चेकिंग यूनिट हाँ, का बिल, यू आर द पिटिशनर। हाँ आई थिंक ये भी थे ना, एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन्स, या काफ़ी लोग थे। काफी लोग थे। हाँ, तो वो क्या लाना चाहते हैं ये सब जो इंटरनेट को लग कि आप ले भी लो डेटा फ्री में, फिर उसके बाद हम नियंत्रण ऐसे लाएंगे। अब कुछ एक ब्रॉडकास्टिंग बिल है जिसके तो क्लॉजेस मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि हर एक यूट्यूबर को कोई लाइसेंस देंगे उन लोग, हमें किसी को हायर होता है पर लाइसेंस है। हाँ, मतलब क्या है ये, कैसे बिल्स है, आप अगर थोड़ा समझाएं इस पे तो। देखिए मेरे हिसाब से अभी आप ये कॉन्वर्सेशन आपके चैनल पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, लोगों ने टीवी ब्रॉडकास्ट न्यूज़ देखना काफ़ी कम कर दिया है। फिर से मैं लोकनीति CSDS के आंकड़े इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मुझे उनका काम पसंद है, मुझे लगता है कि ठोस है। तो उन्होंने 2024 चुनावों से पहले एक स्टडी करी जिसमें उन्होंने ये आई थिंक प्री पोल स्टडी थी, मैं गलत भी हो सकता हूँ पर लोग चेक कर ले। उन्होंने लोगों से ये पूछा कि आज की तारीख पे आप अपने समाचार और कहाँ से पाते हैं? आप क्या टीवी से पाते हैं, टेलीविज़न से पाते हैं, या आप न्यूज़पेपर से पाते हैं, या इंटरनेट से पाते हो? इंटरनेट में भी उन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म लिख दिए। ज़्यादातर लोग अभी भी हमारे देश में टीवी से पा रहे हैं, हाँ, स्टडी दिखा रही थी, पर लोग व्हाट्सएप और यूट्यूब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं और वो उसके आधार पे फिर अपनी राय बनाते हैं कि मैं कौन से पॉलिटिकल पार्टी को वोट दूंगा बहुत बारी। तो सरकार की जो अटेम्प्ट था ब्रॉडकास्टिंग बिल का, वो 1 साल पहले 2024 चुनाव से पहले शुरू हो गया। अब सरकार बहुत सारी चीज़ों में नाकाम हो सकती है, पर एक चीज़ में सरकारें ज़्यादातर बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगाती है कि वो सत्ता में रह पाए। इट सर्व्स द इंटरेस्ट, इट्स लाइक रेंट सीकिंग। तो उन्होंने ये ड्राफ्ट में उन्होंने ये बोला था कि जो ऑनलाइन कंटेंट डाला जा रहा है, अगर हम टीडी पे इतने रेगुलेशन लाते हैं जिसमें लाइसेंस लेना पड़ता है, होम मिनिस्ट्री की सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी पड़ती है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो कुछ भी पाबंद नहीं है। पर हैं, अगर कुछ गलत डालें हम इस ब्रॉडकास्ट में, लोग दावे डाल देते हैं कोर्ट में, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो जाती है, चैनल टेक डाउन हो जाते हैं, सब कुछ है। पर सरकार ने बोला, ऐसे दिखाया कि कुछ भी नहीं है, टीवी पे तो हमारा पूरा तरह नियंत्रण है और हम कुछ भी कर सकते हैं। तो तभी टीवी बहुत अच्छी तरह चल रहा है और इंटरनेट बिल्कुल गलत तरीके से चल रहा है। यूट्यूब पे लोग चाहे मन घड़त जो डालना चाहते हैं डाल देते हैं। तो उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग बिल लाया। ब्रॉडकास्टिंग बिल में रेगुलेशन थी नॉट ओनली ऑफ न्यूज़ ओरिएंटेड कंटेंट बट एंटरटेनमेंट कंटेंट। उन्होंने कहा हम रजिस्ट्रेशन चाहते हैं और जो एंटरटेनमेंट कंटेंट है वो भी एक तरीके से चलेगा जैसे सेंसर प्री सर्टिफिकेशन होती है जो मूवीज के लिए होती है, कुणाल। हाँ। तो ये बिल जब आया 2024 के बारे में बाद एक और वर्जन आया, उन्होंने बहुत एक सिलेक्ट तरीके, सीक्रेट तरीके से 15-16 लोगों को बुलाए जो प्लेटफॉर्म और इंडस्ट्री एसोसिएशन से, उन्हें दे दिया। पर वो लीक हो गया और जब वो लीक हो गया तो सरकार की काफ़ी आलोचना हुई। यूट्यूबरों ने बोला ये क्या आप ला रहे हैं, हमको तो एक बार ही दिखा दीजिए, हमसे तो पहले राय पूछ लीजिए।
और कुछ लोगों ने तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा दिया, उन्होंने कहा आज की डेट पे अगर आप टीवी न्यूज़ देखें, क्या आप बोल सकते हैं वो इंटरनेट से या यूट्यूबर्स पे जो शो लगा रहे हैं क्या उससे अच्छी है? मतलब आप खुद सोचिए 8-9 बजे क्या देखने को मिलता है लोगों को। हाँ वो तो दैट इज़ ट्रू, बट यूट्यूब को ही लेकर इन लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं कि यूट्यूब पे कुछ कर नहीं पा रहा है। एक चीज़ ये यूट्यूब का बिजनेस मॉडल नहीं समझते कि इट्स अ क्रिएटर फ्रेंडली मॉडल, बिकॉज अगर क्रिएटर कंटेंट नहीं बनाएगा तो आप ऐड किस पे चलाओगे? बिल्कुल। तो बट गवर्नमेंट को है यूट्यूब से एक बहुत बड़ा इशू है, जो ऐसे नहीं तो ब्रॉडकास्ट बिल नहीं तो कॉपीराइट एक्ट, दोनों में से जहाँ पे भी उनको चांस मिलता है यूट्यूबर्स को या यूट्यूब अकाउंट्स को सेंसर करने का, वो पूरी तरह वो करते हैं। 2024 का जब चुनाव के नतीजे आए तो हमारे प्रधानमंत्री की पहली जो स्पीच है कुणाल, उसमें उन्होंने लोगों को थैंक किया था। शुरू में ही उन्होंने बोला था कि मैं आम लोगों को थैंक करना चाहता हूँ, मैं ओपिनियन मेकर्स को थैंक करना चाहता हूँ और मैं इन्फ्लुएंसर्स को थैंक करना चाहता हूँ। और लोग शायद भूल गए पर एक इन्फ्लुएंसर्स अवार्ड भी रखा था उन्होंने इससे पहले। करेक्ट। मैं तो बोलूँगा आप प्रधानमंत्री जी के यूट्यूब पे जाइए और देखिए, उन्होंने एक वीडियो डाला था जिसमें वो गेमर्स के साथ बैठते हैं, 20 गेमर्स के साथ बैठते हैं। हाँ हाँ तो सरकार चाहती है कि जो इंटरनेट पे वो नियंत्रण लाना चाहती है, वो चाहती है कि हम जो बोल रहे हैं, फैक्ट चेकिंग क्यों थी, फैक्ट चेकिंग क्या थी। अब देखिए अभी ही जो ये सारा पहलगाम पे बहुत बुरा हमला हुआ है, लोगों की जानें गई हैं, टेररिस्ट अटैक है, मैं पूरी तरह मानता हूँ ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अब गलत है। पर उसके बाद देखिए जो डिसइंफॉर्मेशन टीवी चैनलों ने चलाई है और जो डिसइंफॉर्मेशन ऑनलाइन चली है और पीआईबी फैक्ट चेक ने जो जिस तरीके का इस्तेमाल किया है, अब पीआईबी फैक्ट चेक एक बारी देखिए टीवी चैनलों पे कितना लगा है और सरकार ने उसमें कोई कदम लिए हैं नहीं। और उन्होंने 2023 में बोला था बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है, हम एक फैक्ट चेक यूनिट सारी सरकार के एक अलग अलग मंत्रालय बना पाएंगे, वो जैसे ही बोलेंगे कुछ फेक फॉल्स मिसलीडिंग है, वैसे ही प्लेटफॉर्म को उसको हटाना पड़ेगा बिल्कुल तरह। मतलब हम खुद ही तय करेंगे कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ फेक है, क्या फॉल्स है, और जैसे ही हम तय कर लेंगे हम सीधे प्लेटफॉर्म को लिखेंगे और सीधे प्लेटफॉर्म उसे हटा देगा। और बम्बई हाई कोर्ट ने इसको सही तरीके से बोला कि ये गैर संवैधानिक है और ये किसी ना किसी तरीके से एक तानाशाही का रूप पा सकती है। बट जैसे ये जो चीज़ करना चाहते हैं ये लोग, तो आपकी जो संस्था है इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन जो लड़ रही है, आई थिंक यू आर द गौतम भाटिया एंड देयर इज अनदर 6-8 पीपल वर्किंग विद यू, तो आपका तो जैसे ही इंटरनेट का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है आप लोगों का काम बढ़ते ही जा रहा है। हाँ, पर देखिए देयर हैज बीन अ श्रिंकिंग ऑफ सिविक स्पेस कुणाल, द श्रिंकिंग ऑफ सिविक स्पेसेस। देखिए मैं आपको बताऊंगा कि बहुत बारी, और मैं चाहता हूँ कि इस माध्यम से लोगों को ये पता भी लगे कि ये काम बढ़ता तो जा रहा है पर इसको करने में और दिक्कतें आती रह जा रही हैं, क्योंकि सबसे पहले मुझे लगता है कि जो सोशल सपोर्ट जो लोगों को आगे आके बोलना चाहिए या और संस्थाएं खुलनी चाहिए हमारी तरह, वो खुल नहीं पा रही हैं। देखिए एक्चुअल चेंज वो टिपिंग पॉइंट पे तभी आएगा जब एक इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन या 2-3 ऐसे और संस्थाएं नहीं हो, जब ऐसी 20-30 हो जो अलग अलग तरीके से इंटरनेट और डिजिटल सोसाइटी के इश्यूज को स्टडी कर पाए। पर ये सरकार उसको होने नहीं दे रही, क्योंकि आज की डेट पे एक नॉन प्रॉफिट चलाना या एक्टिविस्ट होना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि सरकार तो आपको पसंद करती ही नहीं। ज़्यादातर लोग समाज में भी यही सोचते हैं कि आप अपने हित में काम कर रहे हैं, उनके लिए काम नहीं कर रहे। ये ब्रेन वॉशिंग बहुत तरीके से हो गई है। और ज़्यादातर मेरे को लगता है ये जो काम जो बढ़ता जा रहा है, ये इसके लिए भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि सरकार संवैधानिक तरीके से अपना काम नहीं कर रही, और कर सकती है, ऐसी बात नहीं है नहीं कर सकती। फॉर इंस्टेंस अगर उन्हें कोई किसी का अकाउंट ब्लॉक करना है और बोलना है वो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, वो उनको एक
अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं देती, एक नोटिस क्यों नहीं देती, बताती क्यों नहीं कि हम किस कारणों पे कर रहे हैं, आप आके अपना पक्ष रखिए। वो ये ऑर्डर पब्लिक क्यों नहीं करती हमारे सामने, जैसे हम भी जान पाए कि आपने किसी का अकाउंट क्यों ब्लॉक किया, क्योंकि मेरा भी एक संवैधानिक अधिकार है विच इज कॉल्ड द फंडामेंटल राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन। तो मेरे हिसाब से हमारा काम तो बढ़ता जा रहा है, उस काम का इम्पोर्टेंस भी, महत्व भी बढ़ता जा रहा है, पर मेरे को लगता है आम नागरिकों को भी सोचना चाहिए कि वो इस काम को किस तरीके से समर्थन दे पाए, क्योंकि हमारा काम ज़्यादातर उन्हीं के हित में है। और सरकार से जब हम प्रश्न पूछते हैं, जब भी हम कोर्ट जाते हैं, जैसे अगर हम कोर्ट गए जम्मू कश्मीर लद्दाख में जो इन्होंने इंटरनेट बंद किया था, वो उन्हीं लोगों के लिए किया था। हमने अगर जैसे लोगों के बहुत सारे जर्नलिस्ट जिनके फ़ोनों में पेगासस घुसा दिया था, आप सोचिए अगर आपका जर्नलिस्ट, जो कुछ चुनिंदा जर्नलिस्ट आज की डेट में बच गए हैं जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, और सरकार को उनकी सारी स्टोरी, सारे सोर्सेस, उनकी निजी जिंदगियों के बारे में सब कुछ पता लग जाए, कोई ये काम कर पाएगा भारत में या नहीं कर पाएगा? आपको कैसे पता लगेगा कि ये पुल क्यों टूटा? अब बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए, आपको लगता है कि आपका जिंदगी में बहुत बारी आपको देखता है, इतना बड़ा इशू था कुणाल, करप्शन 2014 से पहले 2014 से पहले, आज की डेट पे नहीं हो रही, रोडें नहीं टूट रही, पेवमेंटें नहीं खुद रही, वही पार्क बेंच 3 बारी नहीं लग रही। आप खुद सोचिए ये सब चीजें, और सब आपका पैसा है। तो मेरे हिसाब से लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी उनकी जिंदगी से जुड़ती जा रही है, वो क्या सही तरीके से जुड़ रही है? कुणाल, एआई का इतना इस्तेमाल वो लोग करते होएगा और हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएंगी। आप किसी भी टेंडर वेबसाइट पे जाइए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालिए, उसमें पता नहीं क्या क्या टेंडर होंगे और सरकार किस किस चीज़ों के लिए क्या क्या पैसा देने लगी है। इस पे सिर्फ 8 लोगों की संस्था क्या काम कर सकती है इन सारी चीज़ों पे? क्योंकि आज हमने किस किस चीज़ों पे बात करी है? हमने बात करी है प्लेटफॉर्म पे, सरकार पे, हमने बात करी है इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी पे, फिर हमने बात करी है डिसइंफॉर्मेशन डॉक्सिंग पे, फिर थोड़ा इंटरनेट शटडाउन्स पे बात करी है, फिर वेब सेंसरशिप पे बात करी है। इसके लिए तो मेरे हिसाब से भारत में कम से कम 20 से 30 संस्थाएं चाहिए। मतलब 3-4-5 हजार लोग विद द कैपेबिलिटी ऑफ अपार, गौतम भाटिया। कैपेबिलिटी सब में आ जाती है, अगर उनको सोशल सपोर्ट मिले, इकोनॉमिक सपोर्ट मिले, दे कैन डू इट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हम कभी कभी सोचते हैं भारत इतना पीछे क्यों पिछड़ गया। लोग ये नहीं सोचते देयर इज अ वैल्यू टू अ पर्सन हु सिट्स एंड हु इज एबल टू, मतलब अगर सरकार कोई भी नीति बना रही है और प्रश्न पूछ रही है आपसे कि हम नीति कैसे बनाएं, और हम उस पे जवाब दे रहे हैं कि इस नीति से ये लाभ भी हो सकता है और ये चीज़ें बदल भी सकती है बुरे के लिए, तो अगर हम क्रिटिक हैं सरकार के, हम क्रिटिसिज्म से उनकी फोरसाइट बढ़ा रहे हैं, हम बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें खराब हो सकती हैं, तो तभी तो सही और ठोस तरीके से नीतियां बनेंगी। एक फ्री इंटरनेट का जो फ्रेमवर्क है वो क्या होगा? इक्वल एक्सेस टू ऑल तो होना ही चाहिए, पर उसके आगे क्या? देखिए, हमारा संविधान के आधार पे इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन चलती है। संविधान का जो प्रियम्बल है वो एक ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट है, सबको पढ़ना चाहिए, सबको सोचना चाहिए कि कोई भी संस्था जैसे इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन है या सरकार भी है, वो किस तरीके से उसे लागू कर पा रही है। तो उसमें फ्रीडम जो होता है, जो हमारा इंडिविजुअल लिबर्टी जो होती है, हमारी क्षमता जो होती है, हमारा ह्यूमन पोटेंशियल जो होता है, वो सही तरीके से पाने का एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, जिसका मतलब है एक सोशल कंडीशन में लोग अलग अलग हैं, तो सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए, उसमें फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। ओके, और उसमें ये भी होना चाहिए कि देयर नीड्स टू बी अ लिबर्टी ऑफ थॉट, जिसमें जैसे हमारा पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें इतने सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको सही तरीके से हम पा पाएँ। तो फ्रीडम ये नहीं होता कि सरकार आप दूर हट जाइए, हमको कुछ मत बताइए,
उसका मतलब ये होता है कि हमारा जो संविधान बना था, क्यों बना था? हम क्यों अपनी आज़ादी के लिए लड़े थे? हम इसके लिए लड़े थे कि हम अपनी सही तरीके से क्षमता को पा पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा भारत के लोग पा पाएँ वो। और अगर टेक्नोलॉजी के थ्रू हम वो पा पाएँ, मेरे हिसाब से दैट विल बी कॉल्ड एक्चुअल फ्रीडम, कुणाल। That's true. Thank you so much for coming. I had a great time chatting with you. You're welcome, Kunal. Thank you for this opportunity.